हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 15 सितंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम मेन हेडिंग डेली लेते हैं उसको कवर करते हैं कि देश को दहलाने की साजिश नाकाम, 6 आतंकी गिरफ्तार। आपको पता होगा कि ये त्योहारी सीजन चल रहा है, उसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में धमाकों के साथ कई राजनेताओं की हत्या का था मकसद। त्योहारों से पहले देश को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश दिल्ली पुलिस ने किया है। स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI व अंडरवर्ल्ड से जुड़े 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनकी साजिश त्योहारों के समय दिल्ली, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में धमाके करने व राजनेताओं की हत्या करने की थी। स्पेशल सेल के अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए आतंकियों में से 2 को पाकिस्तान भेजा गया था, जहां उनको विस्फोटक और हथियार चलाने के लिए 15 दिनों का प्रशिक्षण भी दिया गया था। उसके बाद आतंकियों को त्योहारों व उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान भारत में धमाके करने की जिम्मेदारी सौंपकर भारत भेज दिया गया था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस मॉड्यूल से 2 किलो RDX आधारित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, कुछ ग्रेनेड, 2 पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 24 सितंबर को होगा क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन। आपको पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि क्वाड क्या है और इसकी स्थापना क्यों की गई, किस देश के अधिकार को सीमित करने के लिए की गई है और ये किसका ऑप्शन है। तो आपको पता होगा कि जो क्वाड है वो एक सैन्य गठबंधन नहीं है, जैसा कि नाटो है। नाटो एक सैन्य गठबंधन है, लेकिन हालांकि जो दूसरे देश हैं क्वाड को नाटो से तुलना करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वाड सैन्य गठबंधन नहीं है और नाटो सैन्य गठबंधन है। इसमें सेनाओं का आप कह सकते हैं कि अभ्यास होता है, एक दूसरे की सेनाएं मदद करती हैं। हालांकि क्वाड में सेनाओं को दूर रखा गया है। इसमें द्विपक्षीय जो या राजनीतिक संबंध हैं, व्यापारिक संबंध हैं, अभी उस पर ही चर्चा होती है। क्वाड की स्थापना हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को और उसके अधिकारों को कम करने के लिए की गई थी। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच गठित क्वाड गठबंधन के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन 24 सितंबर को होने जा रहा है। इससे पहले मार्च 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अध्यक्षता में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा की वर्चुअल बैठक हुई थी। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते अमेरिका जाएंगे। बैठक में क्वाड के गठन के मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति को लेकर साझा रणनीति पर तो चर्चा होगी ही, कोरोना के खिलाफ सहयोग और अफगानिस्तान का मुद्दा भी काफी अहम होगा। प्रधानमंत्री मोदी की यह अमेरिकी यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण होगी। इस दौरान 23 सितंबर को उनकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पहली द्विपक्षीय बैठक होने की संभावना है। मोदी की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन के साथ भी 23 दिसंबर को द्विपक्षीय बैठक होने को लेकर दोनों देशों के बीच विमर्श चल रहा है। दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच यह सहमति है कि शीर्ष नेताओं के बीच आमने सामने की बैठक में अब ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2019 में अमेरिका की यात्रा की थी। तब उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ह्यूस्टन शहर में हाउडी मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया था। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि कृषि कानून विरोधी आंदोलनों के प्रभावों पर 4 राज्यों से मांगा जवाब। आपको पता होगा कि जो कृषि आंदोलन है वो बहुत समय से चल रहा है और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है और परेशानी सिर्फ लोगों को हो रही है। उन्हें जाम मिलता है या फिर कुछ परेशानियां होती हैं, अराजकता की जाती है, तो इन सब से अब आम जनता परेशान है। इस पर कोर्ट ने भी अब जवाब मांगा है। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन से लोगों की जिंदगी और व्यापार पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को नोटिस जारी कर कार्रवाई
की रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को धरने का औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों एवं उत्पादन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों तथा आवागमन में व्यवधान तथा अतिरिक्त व्यय के पहलू पर 10 अक्टूबर तक समग्र रिपोर्ट देने को कहा था। कृषि कानून विरोधी कई महीनों से दिल्ली की सीमाओं, यूपी गेट, गाजीपुर बॉर्डर तथा सिंधु बॉर्डर, हरियाणा की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। धरने के कारण रास्ते बंद हैं, जिससे लोगों को आने जाने में बड़ी सुविधा का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि आतंकियों का साथ देने वाला पाक अमेरिका के निशाने पर। तालिबान की खुलेआम मदद करने वाला पाकिस्तान अब अमेरिका के निशाने पर है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि पाकिस्तान की पिछले 20 साल के दौरान की भूमिका की जांच की जाएगी। 9/11 हमले के बाद से अब तक पाकिस्तान ने जिस तरह से तालिबान को खड़ा करने में संरक्षण, मदद और अपनी जमीन उपलब्ध कराई है, उसको लेकर विदेश मंत्री को अमेरिकी सांसदों की नाराजगी का शिकार होना पड़ा है। पाक की भूमिका को लेकर भड़के सांसदों को बाइडेन प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस देश की दोहरी भूमिका की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ी तो कार्रवाई करेंगे। टेक्सास से डेमोक्रेट सांसद जोविकन कास्ट्रो ने बाइडेन प्रशासन से मांग की है कि गैर नाटो सहयोगी के रूप में अब तक पाकिस्तान का जो दर्जा है उसे समाप्त कर दिया जाए। इस मांग का कई अन्य सांसदों ने समर्थन किया है। सांसदों ने कहा है कि पाकिस्तान से जिस तरह से तालिबान को पाला पोसा है, ऐसी स्थिति में उसे सहयोगी मानना बड़ी भूल होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो कभी कैदी था अब वही बना काबुल जेल का प्रभारी। काबुल के पूर्वी क्षेत्र में बनी पुल ए चरखी जेल एक समय कैदियों से ठसाठस भरी हुई थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने यहां के सभी कैदियों को रिहा कर दिया है। अफगानिस्तान की कई जेलें इसी तरह वीरान हो गई हैं। रोचक तथ्य यह है कि एक दशक पहले पूर्वी कुनार प्रांत में जिस तालिबानी आतंकी को पकड़कर पुल ए चरीख जेल लाया गया था, वही अब जेल का प्रभारी है। उसने एपी को नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि उसे यहां आंखों पर पट्टी बांधकर लाया गया था। अब वह अपने कुछ तालिबानी साथियों के साथ जेल की सुरक्षा व्यवस्था देख रहा है। उसके कुछ साथी जेल को देखने के लिए भी आए हुए थे। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में जो पहली न्यूज़ है कि निर्यात बनेगा जीडीपी का ग्रोथ इंजन। जीडीपी के बारे में कई बार आपको दैनिक जागरण के डिस्कशन की वीडियो में बताया जा चुका है। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत निर्यात में नया रिकॉर्ड बनाने की ओर है। निर्यात सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का ग्रोथ इंजन बनने के लिए भी तैयार है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल-जून 2021 के जीडीपी विकास में निर्यात का योगदान 40% रहा है। वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में निजी खपत के मद में 20,24,421 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि इस वर्ष अप्रैल-जून में यह खर्च 17,83,611 करोड़ रुपए का रहा है। वहीं इस साल अप्रैल-जून में निर्यात 7,68,589 करोड़ रुपए का रहा है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 की समान अवधि में 7,06,991 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक जिस तरीके से वैश्विक माहौल बन रहा है और सरकार की तरफ से निर्यात बढ़ोतरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसे देखते हुए निश्चित रूप से निर्यात को जीडीपी के ग्रोथ इंजन के रूप में देखा जा सकता है। चालू वित्त वर्ष के लिए सिर्फ वस्तु निर्यात के लिए $400 अरब का लक्ष्य रखा गया है और अप्रैल-अगस्त में लक्ष्य का 41% हासिल किया जा चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 11 राज्यों में पूंजीगत खर्च का लक्ष्य हासिल किया। देश के 11 राज्यों ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पूंजीगत खर्च यानी कि कैपेक्स लक्ष्य हासिल कर लिया है। अब ये राज्य कुल 15,721 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज ले सकेंगे। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इन राज्यों को
इंसेंटिव के रूप में कर्ज की इजाज़त दे दी है। ये सभी राज्य अपनी जीडीपी के 0.25% के बराबर का कर्ज ले सकेंगे। वित्त मंत्रालय की इस इजाज़त से ये राज्य अपने पूंजीगत खर्च में और बढ़ोतरी कर सकेंगे। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और उत्तराखंड। उसके बाद है कि मार्च तक ब्रिटेन के साथ मिनी ट्रेड डील, ये स्टेटमेंट दिया है पीयूष गोयल ने। भारत और ब्रिटेन के बीच आगामी 1 नवंबर से मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर वार्ता शुरू होने जा रही है। दोनों ही देश अगले वर्ष मार्च तक एक अंतरिम व्यापार समझौते या मिनी ट्रेड डील कर सकते हैं। एफटीए में लगने वाले समय को देखते हुए तत्काल रूप से कुछ आइटम को लेकर दोनों के बीच मिनी ट्रेड डील को अंजाम दिया जाएगा। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन में उनकी समकक्ष एलिजाबेथ ट्रूस के बीच एफटीए मुद्दे पर हुई बातचीत के बाद यह फैसला किया गया है। गोयल ने बताया कि दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों के बीच इस एफटीए को लेकर उत्साह है और दोनों देशों को इस एफटीए से लाभ मिलेगा। एफटीए को लेकर वार्ता शुरू होने से पहले आगामी 1 अक्टूबर से दोनों देशों की संयुक्त टीम टर्म ऑफ रेफरेंस तय करने के लिए बातचीत शुरू करेगी। विदेश व्यापार जानकारों के मुताबिक दोनों के बीच मार्च तक मिनी ट्रेड डील हो जाने से भारत के कई उत्पाद ब्रिटेन के बाजार में आसानी से अपनी जगह बना लेंगे, क्योंकि उन्हें नाम मात्र शुल्क देना होगा या बिना शुल्क प्रवेश मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि स्वच्छ ऊर्जा पर भारत व अमेरिका के सहयोग पर बिल पेश। अमेरिका के एक वरिष्ठ सीनेटर ने स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण परिवर्तन के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के सहयोग पर एक विधेयक पेश किया है। मंगलवार को अमेरिकी सीनेट में सांसद रॉबर्ट मेडिज की ओर से यह बिल भारत के साथ पर्यावरण की सक्रियता और वित्तीय लामबंदी अधिनियम 2021 पेश किया गया है। सीनेटर मेंडिस सीनेट की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए यह बिल पेश किया गया है कि जब देश मिलजुल कर एक टीम की तरह साझा चुनौती पर काम करते हैं तो नतीजे बेहद सकारात्मक होते हैं। भारत के साथ संबंधों को पुख्ता करने के लिए इस प्रयास का नेतृत्व करते हुए वह गौरव का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका की पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा की साझेदारी भारत और अमेरिका की सरकारों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र तक भी फैलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ कि पुतिन की निगरानी में रूसी सेना के युद्धाभ्यास से पड़ोसी देश चिंतित। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस के समन्वय में चल रहे युद्धाभ्यास का अवलोकन किया है। पुतिन ने निजनी नोगरोड क्षेत्र के प्रशिक्षण मैदान में चल रहे युद्धाभ्यास को खुद जाकर देखा है। युद्धाभ्यास से पड़ोसी देशों की चिंता बढ़ गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसमें पहली बार मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर से लैस 2 नए रोबोटिक लड़ाकू वाहनों का इस्तेमाल हो रहा है। रूस और बेलारूस के कई स्थानों पर आयोजित जापाड 2021 में आर्मेनिया, भारत, कजाखस्तान, किर्गिस्तान और मंगोलिया को मिलाकर कुल 2 लाख सैनिक भाग ले रहे हैं। पोलैंड, लताविया, लिथुआनिया और एस्तोनिया के विदेश मंत्रियों ने सोमवार को चिंता जताते हुए कहा कि रूस उनके प्रति पारदर्शी नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से, और एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है घरेलू मामलों पर असर डालता अफगानिस्तान, और यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार संदीप घोष ने। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी तो सुनिश्चित थी, परंतु वह जिस अप्रत्याशित एवं औचक तरीके से हुई उसने पूरे विश्व को हैरत में डाल दिया है। आज समूचा अफगानिस्तान अराजकता की भेंट चढ़ा है। यह हमारे दौर की सबसे बड़ी मानवीय आपदाओं में से एक है। इसकी तुलना वियतनाम से अमेरिकी पलायन से की गई है, परंतु इस संकट का दायरा कहीं ज़्यादा बड़ा है। काबुल की देहरी पर तालिबान की दस्तक के साथ ही अफगान सरकार घुटनों के बल आ गिरी है।
भयावता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान में मचे बवाल के कारण तालिबान के तमाम देश, दुनिया के तमाम देश वहां से अपने नागरिकों को सुरक्षित वापसी को लेकर चिंतित हो उठे हैं। जहां पश्चिमी जगत की अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक सक्रियता हालिया दौर की बात है, वहीं अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध सदियों पुराने हैं। यह चिरकाल से हमारे विस्तारित पड़ोसी का अहम हिस्सा रहे हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण और विशाल देश में अफगान संकट पर सरकार के रुख रवैये को लेकर तमाम राय मशवरे आए हैं। एक बहस यह छिड़ी है कि क्या भारत अफगान अल्पसंख्यकों, जिनमें मुख्य रूप से हिंदू और सिख शामिल हैं, को ही वापस लाएं या फिर बिना किसी धार्मिक आधार के शरण चाहने वाले सभी लोगों को आसरा दें। इस संदर्भ में कुछ लोगों ने नागरिकता संशोधन विधेयक यानी CAA जैसे संवेदनशील मुद्दों का शिगूफा भी छेड़ा है। हालांकि सुरक्षा के मोर्चे पर कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं। शरण देने की आड़ में कुछ आतंकी तत्वों के देश में पैठ बनाने को लेकर चिंता वाजिब है। फिलहाल सबसे ज्यादा विचलित करने वाली बातें फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे कश्मीरी नेता कर रहे हैं। तालिबान की ताजपोशी का स्वागत कर और भारत सरकार को उससे संवाद की सलाह देकर उन्होंने एक तरह से अपनी मर्यादा रेखा लांघी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पश्चिमी जगत से लेकर पूरब में रूस और चीन जैसी शक्तियों के उलट अफगानिस्तान में भारतीय हितों की प्रकृति कुछ अलग है। इसमें पाकिस्तान की मौजूदगी और तालिबान के साथ उसके संदिग्ध रिश्तों से सामरिक कोण बनता है। वहीं भारतीयों के दिलों में अफगान लोगों के लिए एक खास कोना है। इससे इनकार नहीं है कि ऐतिहासिक रिश्तों के अलावा भारत की एक बड़ी आबादी, विशेषकर उत्तर भारत में इस्लाम, दोनों देशों के बीच एक साझा कड़ी है। अफगानिस्तान में बदलते हालात के हिसाब से अपने लिए सही दांव चलना भारत सरकार के लिए टेढ़ी खीर है। चीन और पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के इस भौर में अपनी नैया पार लगाने में लगे हैं। इसके न केवल दीर्घकालिक सामरिक बल्कि आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के लिए भी गहरे निहितार्थ होंगे। साथ ही इसमें नई वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका भी निर्धारित होगी। ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हमारे घरेलू कारकों द्वारा सरकार को किसी भी प्रकार विचलित नहीं होना चाहिए। हम एकजुटता के जरिए ही इस कड़ी चुनौती से पार पा सकेंगे। तो ये समाज सेवा की आड़ में साजिश, ये जो विदेशी मदद प्राप्त करते हैं NGO, उस पर लिखा गया है यह आर्टिकल। ऐसा कोई इसमें डेटा नहीं दिया गया है जिसको हम डिस्कस करें या हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस नहीं करेंगे। और पाकिस्तान की भूमिका हमने इंटरनेशनल पेज पर इस आर्टिकल को डिस्कस कर लिया है, इसलिए इसे भी हम ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि श्रीलंका के जो फास्ट बॉलर थे मलिंगा, उन्होंने संन्यास ले लिया है। श्रीलंका के अनुभवी तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने मंगलवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अपनी सटीक यॉर्कर के लिए मशहूर 38 साल के मलिंगा 2014 में T20 विश्व कप जीतने वाली श्रीलंका की टीम के कप्तान रहे। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर संन्यास लेने के फैसले की घोषणा की है। मलिंगा ने अपने संन्यास की जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि T20 को अलविदा कह रहा हूं और क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले रहा हूं। उन सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने मेरी यात्रा के दौरान मेरा समर्थन किया। मैं IPL की टीम मुंबई इंडियंस का भी आभार व्यक्त करता हूं। तो ये आज का 15 सितंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।